Hello dear student, welcome back on my channel GAN classes. Here today I am going to making video of model paper of class 10th UP board science paper which is upcoming on date 29th February. After watching this video you will get completely self guidance which type of question are put it on the board exams, as well some question will be trapped on the board exams paper. तो आपको ये समझने के लिए इस पूरे वीडियो को आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली मॉडल पेपर से उठा करके पुट किए जाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम से पहले जिन बच्चों ने मॉडल पेपर को सॉल्व किया होता है या फिर वीडियो के माध्यम से देखते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते हैं हमारे मॉडल पेपर की तरफ। आप देख सकते हो जो कि आपके बोर्ड में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 एंड 24 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10 पार्ट ए में हम सभी को पता है बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, जिसमें सब सेक्शन आपको वहां पर पेपर में गिवन होंगे, जिसमें सबसे पहले आपका सब सेक्शन 1 मिलेगा, ठीक है। सब सेक्शन 1 में आपका फिजिक्स का पार्ट गिवन होता है, सब सेक्शन 2 में आपका केमिस्ट्री का होता है एंड सब सेक्शन 3 में बायोलॉजी का। तो चलते हैं हम सब सेक्शन 1 के पहले क्वेश्चन में जो कि यहाँ पे गिवन है। अ ट्रांसपेरेंट मीडियम सराउंडेड बाय टू सरफेसेस whose one or both surfaces may be curved are known as। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम सराउंडेड बाय टू, ट्रांसपेरेंट क्या हो सकता है, मिरर या लेंस। तो आप सभी को पता है लेंस होता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसके एक या दो सरफेस क्या हो, कर्व, ठीक है। तो ऑप्शन में पूछा दिया है वो स्फेरिकल मिरर होगा, तो मिरर तो बिल्कुल नहीं होगा। रेडियस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। स्फेरिकल लेंस, ठीक है। कर्व्ड सरफेसेस से क्या हो जाता है, स्फेरिकल लेंस। लेंस क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट यूज किया गया है, वर्ड ट्रांसपेरेंट यूज है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं क्या कह रहा है। विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी इन लार्ज इमेज ऑफ टूथ ऑफ पेशेंट। यानी कह रहा है कि जो डॉक्टर्स होते हैं या डेंटिस्ट वो इमेज को इनलार्ज करने के लिए किस तरह का मिरर यूज करते हैं। तो आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ रखा होगा, लाइट चैप्टर में पढ़ रखा है कि वन एंड ओनली कॉन्केव मिरर जो है इमेज को लार्ज करता है। कुछ पार्टिकुलर प्लेसेस से अगर हम देखते हैं तो इमेज को क्या करता है, इनलार्ज करता है। और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो दोनों ही कंडीशन में डिमिनिश्ड फॉर्म करता था, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्केव मिरर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस इमेज फॉर्म। यहाँ पे कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम प्लेस करते हैं बिटवीन 2f यानी फोकस का डबल, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है ना, एंड इंफिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी के बीच में पुट करते हैं इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस, लेंस के सामने। तो हमें किस तरह की इमेज मिलती है। देखिए यहाँ पे कॉन्केव लेंस यूज किया गया है, ठीक है। एक मिनट हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एक्चुअली ये कॉन्केव मिरर ही है या नहीं, कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव नहीं बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम पुट करके देख लेते हैं। रे डायग्राम आप सभी को बनाना आता है। रे डायग्राम की हेल्प से हम कैसे इमेज को फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा और ये यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे जाती है कुछ एकदम बीच से, लाइक इनमें
ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। एंड ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहां से मान लीजिए यहां पर आपका क्या है, फोकस है, ठीक है, यानी F1। तो इसके जस्ट इक्वल डिस्टेंस में आपका क्या होगा, 2F1, या जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। एंड इन अदर साइड यहां पर क्या बनेगा आपका F2, यहां पर F2 होगा कुछ, और यहां पर आपका 2F2। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, ये इंफिनिटी है और ये हमारा बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं लाइक ऐसे, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, इतना मान लो कोई कैंडल वगैरह अगर हम इसको पुट करते हैं तो यहाँ से एक पैरेलल रे यहाँ से होकर के पास होगी, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच पास फ्रॉम द फोकस, सेकंड फोकस से पास होगी, ठीक है। दूसरी जो हमारी रे होगी वो कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास होती है। ये जो पैरेलल होगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां फोकस से पास होगी, और जो हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो सीधे निकल करके यहां पर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट व्हिच इज पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, दैट विल क्या होगी, वो सीधी चली जाएगी, ना ही रिफ्रैक्ट होगी ना ही डाइवर्ज होगी। तो अब यहाँ पर आप देखो, जहां पर ये इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वहीं पर इमेज फॉर्म होती है, और आप देख सकते हो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज फॉर्म हुई है। तो हमारे ऑप्शन में क्या क्या गिवन है हम देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि जो इमेज फॉर्म होगी रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल, ठीक है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस पे हमेशा इमेज रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होती थी, बस एक ही कंडीशन में हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होती है, जो कि लास्ट में जब हम ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं। तो यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट का साइज आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज की जो साइज है वो स्मॉल फॉर्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन पहले ही मिल जाता है, यानी राइट ऑप्शन। बाकी आप देख सकते हो रियल, इन्वर्टेड, लास्ट तो बिल्कुल नहीं होगी, वर्चुअल हो नहीं सकता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पुटेड है, एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज ये हो नहीं सकता है क्योंकि ये आपका कॉन्केव लेंस में होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, दिस इज ड्यू टू। तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, सेम थिंग्स लिखी हुई है पावर ऑफ एक्यूमुलेशन में। तो ऑप्शन यहाँ पर क्लियरली आपको गिवन होगा, प्रेस बायोपिया, पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो हमने बताया कि पावर ऑफ एक्यूमुलेशन के डेफिनेशन में गिवन है कि जो ह्यूमन आई होती है वो फोकस को ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, द ह्यूमन आई कैन फोकस, यानी ह्यूमन आई जो है वो फोकस कर सकती है ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिस्टेंस से, यानी डिफरेंट डिस्टेंस से क्या कर सकती है, फोकस। ये क्यों, क्योंकि पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या कह रहा है, मैच द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ कॉलम ए विद देयर एसआई यूनिट टू द कॉलम बी। यानी ये कॉलम ए कॉलम बी गिवन है और यहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटी है और जिनकी एसआई यूनिट्स गिवन है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पूरा आपका ये टेबल आई हुई है। तो आप देख सकते हो क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन 4 से आप क्या करेंगे, मैच कर देंगे। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, यानी करंट की यूनिट एम्पियर होती है, यानी इसको हम फर्स्ट से मैच कर देंगे।
इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है बेटा, वॉट, यानी ऑप्शन 2 से मैच कर देंगे। एंड रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, तो यानी हम इसको 3 से मैच कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको मैच कर पाएंगे। अब यहाँ पर इसी टेबल से रिलेटेड ऑप्शन गिवन है, क्या ऑप्शन सही है। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है फर्स्ट को हमने 4 से मैच किया, सही है। सेकंड को हमने किससे मैच किया, सेकंड से, लेकिन वो गलत है क्योंकि हमने सेकंड को फर्स्ट से मैच किया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इसमें देखिए फोर्थ वाला ही सही होगा जिसमें फर्स्ट को, इसको देख लीजिए, फर्स्ट को हमने 4 से मैच किया, सही है। सेकंड को हमने फर्स्ट से मैच किया, सही है। थर्ड को हमने सेकंड से मैच किया, सही है। फोर्थ को हमने थर्ड से मैच किया, यानी ये ऑप्शन हमारा डी वाला करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल and of equal length and equal diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है कि दो कंडक्टिंग वायर्स हैं जिनका मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी सेम है और डायमीटर भी सेम है। उनको हम पहले सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसके बाद हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी सेम है। तो जो रेशियो होगा हीट प्रोड्यूसिंग का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो रेशियो पूछ रहा है कितना होगा। तो सबसे ये न्यूमेरिकल है, फिर जिसका न्यूमेरिकल इसको हम सॉल्व करके रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले चीज आप देखें, सिंस लेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या है, लेंथ डायमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर इक्वल, इसलिए हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो निकाल लीजिए सिंस length and diameter and potential difference are equal. So therefore resistance will be equal. ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी हमारा इक्वल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस को हम अगर यानी रेजिस्टेंस दो वायर का क्या होगा, लेट बी रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर क्या हो जाएगा, R1 एंड R2 टू रेजिस्टेंस हो जाएंगे। तो अगर हम इसे सीरीज में यानी एक रेजिस्टेंस सीरीज का अगर निकाल लें तो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, याद रखना दोनों की लेंथ इक्वल है, इसलिए इनका रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है। इस तरह से हमारा 2R आ जाएगा। ये 2R इसलिए बनेगा क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस हमने बोला है सेम होगा। ठीक है, इसलिए हमारा क्या कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा जो हीट के लिए हम इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होता है P = होता है बेटा V² अपॉन कितना हो जाएगा, R। V² अपॉन R क्यों बनेगा, क्योंकि हमने पावर = पढ़ रखा है VI और I = हमारा कितना होता है V अपॉन R, इसलिए क्या बन जाएगा V² अपॉन R। तो इस तरह से हमारे इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आ जाता है। इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूला में हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, P = हमारा आ जाएगा V², R की जगह हम पुट कर देंगे 2R। ठीक है, ये हमारा फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम
पैरेलल में निकाल लेते हैं। पैरेलल में क्या हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/r इक्वल टू कितना बनेगा 1/r1 प्लस 1/r2। इसको सॉल्व कर लीजिए 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 यहाँ पे आ जाएगा r2 प्लस r1/r1 ठीक है। अब इसके बाद हो जाएगा 1/r r2 प्लस r, चाहे r1 प्लस r2 कहें या r2 प्लस r1 कहें इक्वल टू हमारा कितना आता है दोनों का सम 2r निकल के आया था, तो इसलिए हमारा कितना हो जाएगा 2r, कि ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है सेम है, सेम रेजिस्टेंस के हैं, तो इसलिए हमारा 2r आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा r1 r2 ठीक है। अब चूंकि ये रेजिस्टेंस ये सभी क्या है सेम है, तो एक रेजिस्टेंस को हम काट देते हैं ठीक है, कट जाए, चाहे r1 काट दीजिए चाहे r2 कट जाए, ये बस r1 r2 लिखा हुआ है, जबकि ये रेजिस्टेंस क्या है सेम यूनिट के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के, यूनिट नहीं सॉरी मैग्नीट्यूड के। अब इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/r इक्वल टू हो जाएगा 2/r2 ये हमारा आएगा, जिसको हम अगर रेसिप्रोकल कर दें तो r इक्वल टू आ जाएगा r/2। सिंपली इसको हम निकाल लेते हैं, सिंगल है तो r1 r2 लिखने की जरूरत नहीं है, हम r से लिख लेंगे ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका भी इलेक्ट्रिक पावर में फॉर्मूला में पुट करके निकाल लेते हैं, v²/r होगा, तो p इक्वल टू हो जाएगा v²/r की वैल्यू कितनी है r/2, ये हमारा आ जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो p इक्वल टू कितना है 2v²/r, ये हमारा इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इसको हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड बाय फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, हमारे ये हो जाएगा p, इसको p2 मान लीजिए, इसको p1 मान लीजिए, ये सीरीज और पैरेलल मान लीजिए, इसको हम सीरीज मान लेते हैं, इसको हम पैरेलल मान लेते हैं ठीक है। अब ये हमारा ps/pp इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए v²/2r/2v²/r, ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, 2v² से एक v² कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे सबसे ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2, यहाँ भी क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, ये ऊपर क्रॉस 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 1 1 2 2 4, यानी हमारा जो रेशियो निकल के आएगा वो 1:4, यानी ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, ऑप्शन सी सही होगा ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड हम सभी को पता है कैसे होता है, सोलेनॉइड कुछ ऐसा होता है, आपने पढ़ रखा होगा, एक बैटरी मान लीजिए, कोई बैटरी है ठीक है, ये मान लो बैटरी है, और इस बैटरी से एक यहाँ पे एक आयरन रॉड ले लेते हैं ठीक है, 2 वायर जाते हैं और वो कुछ इस तरह से कनेक्ट होते हैं ठीक है, ये मान लो ये आयरन रॉड है लाइक ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और वो हमारे ऐसे कनेक्ट ठीक है, ये हमारा क्या होता है सोलेनॉइड होता है। इसमें हम अगर करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जब ऐसे जाएगी यहाँ से ठीक है, इसके एक्सिस से जाएगी तो कुछ ऐसे होगी ठीक है, लाइक ऐसे निकलेगी, तो अंदर एक्सिस के क्या होगी पैरेलल होगी ठीक है, और पैरेलल होगी तो इक्वल होगी सेम पॉइंट पे, तो ऑप्शन में भी यही गिवन होगा। पहला कह रहा है 0 है, दूसरा कह रहा है डिक्रीज टुवर्ड इट्स एंड पॉइंट, तीसरा कह रहा है इंक्रीज टुवर्ड इट्स एंड पॉइंट, बाकी कह रहा है रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट, यही आंसर सही होगा, यानी एवरी पॉइंट है, क्योंकि ये अंदर क्या होगा इस सोलेनॉइड के अंदर ये सभी मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होंगी पैरेलल होगी, इसलिए इक्वल होगा इन ऑल फील्ड, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए सबसेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है,
C6N H6, यानी कार्बन भी 6 होंगे और हाइड्रोजन भी कितना होगा, 6 होगा। वही हमारा बेंजीन का रियल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। तो आप देख सकते हो इसमें 6 से हाइड्रोजन ज्यादा है, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, ओनली 2 2 4 5 6 है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन में कहीं पर डबल बॉन्ड है, कहीं पर सिंगल ही बॉन्ड है, एंड हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऐड नहीं, तो ये थोड़ा ऑड फॉर्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी में आप देखिए क्या कह रहा है, सी 6 है आपके, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, और आप देख सकते हो एक सही प्लेस में आपका क्या है, डबल बॉन्डिंग बनी हुई है, यानी पहले डबल बॉन्डिंग, हर एक कार्बन में आपकी डबल बॉन्डिंग बनी है, इसमें भी डबल बॉन्डिंग है, इसमें भी डबल बॉन्डिंग है, इसमें भी डबल बॉन्डिंग है, इसमें भी डबल बॉन्डिंग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला सही हो जाएगा, ठीक है। यानी हर एक कार्बन में डबल बॉन्डिंग होनी चाहिए और एक हाइड्रोजन होना चाहिए, वही हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हो गलत है, क्योंकि कार्बन में यहाँ पर एक कार्बन, चूंकि आपको पता है 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो हर एक कार्बन में आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे सभी 4 बॉन्ड बना रहे, लेकिन यहाँ पर कार्बन 2 हाइड्रोजन को यूज कर रहा है, यहाँ पर कार्बन क्या है, सिंगल हाइड्रोजन को यूज कर रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला भी गलत है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन बी गिवन है, तो यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, Which of the following belongs to homologous series? homologous series से कौन सा ऑप्शन बिलोंग कर रहा है? तो homologous series का मतलब हमने कुछ फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोगों ने, और वो फॉर्मूला हमने पढ़े थे एल्केन, इल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। तो हम देखते हैं अगर ये दोनों ही कंपाउंड सेम होमोलोगस सीरीज के फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं, दैट्स मीन वो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स करेगा होमोलोगस सीरीज से। तो अभी हम चेक कर लेते हैं CH4 C2H6 को देखते हैं। तो CH4 कार्बन की क्वांटिटी 1 है और हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, 4, यानी ये CnH2n+2 को फॉलो करता है, यानी कार्बन जब 1 होगा तो 2 और यहाँ पे n पुट करें तो 2 1 2 and 2 2 4, यानी CH4 इससे बनता है, ठीक है। सेकेंड वाला अगर हम देखें सेकेंड ऑप्शन को, तो ये क्या करेगा, कार्बन क्वांटिटी यानी ये भी CnH2n+2 से को फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें पहले को सॉल्व करके, तो यहाँ पर कार्बन की क्वांटिटी 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, और हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, 4, तो यहाँ पे देखिए कैसे निकल के आएगा, यहाँ पर n की जगह 1 पुट करिए, कितना हो जाएगा 1+2, यानी हमारे निकल के आ जाएगा CH4 निकल के आएगा, एंड C2H6 भी ऐसे ही निकलेगा। कैसे, कार्बन की क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे 2, एंड हाइड्रोजन 2 and 2 2, n की जगह चूंकि 2 कार्बन पुट किया है तो 2 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा C2 2 2 4 2 6, यानी H6, यानी ये सेम दोनों फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसलिए पहला वाला तो सही है, ये होमोलोगस सीरीज को फॉलो करेगा। दूसरे वाले को चेक करते हैं, दूसरा वाला फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चेक करिए, यहाँ पर देखिए कार्बन की क्वांटिटी कितनी है 1 है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है 4, यानी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन आपके कितना है 4, और ऑक्सीजन आपका सेपरेटली गिवन है। तो आप इसको चेक कर लीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ भी ये CnH2n+2 को चेक करिए कितना हो जाएगा, C की क्वांटिटी 1, 2 into 1 and +2 कितना हो जाएगा, C2 1 2 2 4 H4, CH4 एंड प्लस ऑक्सीजन इससे बना हुआ है, यानी आपका वही है हाइड्रोजन 4 एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन कितना है 1, तो ये हमारा इसको फॉलो करेगा, ठीक है। इसमें हम चेक कर लेते हैं इसको, ये सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन की क्वांटिटी कितनी 1 है, एंड कार्बन की क्वांटिटी यहाँ पे 2 है, तो देखिए यहाँ पे कार्बन की क्वांटिटी 2 है एंड हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है बेटा 4 है, ठीक है। हाइड्रोजन की क्वांटिटी 4 है एंड ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है 2 है। अगर हाइड्रोजन यानी कार्बन यहाँ डबल हुआ था, तो हाइड्रोजन अगर यहाँ पे डबल होता तो आपका सही हो जाता, लेकिन हाइड्रोजन वही है, बस कार्बन डबल हो गया, तो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये होमोलोगस सीरीज को फॉलो नहीं करेगा। अब हम ऑप्शन सी पे चलते हैं, क्या कह रहा है,
यानी थर्ड पे इसमें भी देखिए कार्बन की क्वांटिटी कितनी है बेटा 2 है, एंड हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है 6 है। यानी ये हमने चेक कर लिया था, ये CN2 इसको फॉलो करता है, CnH2n+2 को फॉलो करता है। कैसे, ये हमने चेक कर लिया था पहले यहाँ पे ही। अब इसके बाद इसको हमें चेक करना है कि ये करता है कि नहीं। तो ये CH3 यानी कितने हाइड्रोजन 4 यहाँ पे हमने चेक किया था, जो कि अभी जस्ट पहले देखा था कि यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे लेकिन ऑक्सीजन ऐड है और इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये वाला भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये दोनों 4 को चेक करते हैं, 4 क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कार्बन की क्वांटिटी कितनी है बेटा, कार्बन की क्वांटिटी यहाँ पर 1 है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, हाइड्रोजन आपका 4 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। यहाँ पे देखिए कितना है, सेकंड वाले में कितना है कार्बन, कार्बन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन कितना है आपका 5 और 6 है, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। इस तरह से हमने निकाल लिया। अब इसको हम पुट करके चेक कर लेते हैं कितना है। ये CnH2n+2 को फॉलो करता है या नहीं करता है, तो यहाँ पे आप पुट कर लीजिए। पहले वाले को C1 है, ठीक है, H2n2, n कितना है आपका 4 है, +2 कितना हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन आपका साइड में आ जाएगा। तो CH 2 4 जा 8 एंड 8 + 2 कितना हो जाएगा 8 + 2 4 जा 8, थोड़ा निकल के आ रहा है, H4 है, यानी ये आपका कार्बन हम पुट करते हैं जितना कार्बन होता है, तो 2 × 1, तो ये हमारा CH4 एंड ऑक्सीजन ये हमारा निकल के आ गया, यानी 3n14 हाइड्रोजन है, कार्बन 1 है, एंड ऑक्सीजन सेम है। इसका चेक करके निकालते हैं कितना निकल के आएगा। तो कार्बन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे CnH2n को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए कितना है, कार्बन क्वांटिटी 2 पुट किया, तो यहाँ पे भी हमारा H कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, +2, एंड ऑक्सीजन हमारा कितना है 1 है यहाँ पे, तो हो जाएगा C2 2 2 जा 4 2 6 ऑक्सीजन। तो ये हमारा देखो फॉर्मूला बनता है, यानी 4 हमारा ये सही है, दोनों ही सेम फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, इसलिए फर्स्ट एंड 4 ऑप्शन सही है। फर्स्ट एंड 4 कहाँ पे है आपका, ऑप्शन बी पे, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी ए पे फर्स्ट एंड सेकंड है, ऑप्शन बी पे फर्स्ट एंड 4 है, सेकंड एंड फोर्थ है, इसमें सेकंड एंड थर्ड है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, नेचुरली ऑक्यूरिंग एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ रस्ट आर कॉल्ड, यानी जो हमें नेचुरली ऑब्टेन्ड एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन गिवन है, जिसमें पहला है ओर, गेस, मिनरल्स एंड मेटल्स। तो ओर हम सभी को पता है नेचुरली हमें ऑब्टेन्ड होता है, ये बेसिकली इसमें मेटल्स हमें ऑब्टेन्ड होते हैं, और उसमें क्या मिलता है मेटल्स। जो हमारे गेन जो होता है इसमें क्या ये क्या होता है, तो ओर का जो अनवांटेड पार्ट होता है उसी को हम ये बोलते हैं गेन। एंड मिनरल्स, हाँ यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो हमारे नेचुरली ऑक्यूरिंग एलिमेंट्स को ही हम मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मेटल्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स की बात कर रहा है, एलिमेंट्स में मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड सभी चीजें आती हैं, तो इसलिए हमारा मिनरल्स होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, तो इस क्वेश्चन को स्पेशली ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे एजर्सन एंड रीजन के बेस में क्वेश्चन गिवन होता है, तो इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट भी होगी समझाने के बाद भी, तो इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। देखिए यहाँ पे एजर्सन गिवन है, जिंक यानी Zn रिएक्ट विद sulfuric acid and produce zinc sulfate and hydrogen gas, this is displacement reaction, ये हमारा एजर्सन में गिवन है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर हम इसको सॉल्व करके देखें, यानी जिंक को सॉल्व करके देखें, जिंक Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, तो हमें डिस्प्लेस होकर के जिंक यहाँ पे सल्फेट मिलेगा एंड H2 गैस। ये हमने एसिड बेस के चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम मेटल को एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, ठीक है। और पहले चैप्टर में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया उसके प्लेस से, तो हाइड्रोजन देखो सीक्रेट आ गया, उसके जगह को ऑक्यूपाई कर दिया, ठीक है, यानी इसको हटा दिया।
तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो एजर्सन तो हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। रीजन पे चलते हैं। रीजन क्या कह रहा है, जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्योंकि जिंक जो यहाँ पे था वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना दिया था। रीजन गलत है, बट ये सही होता है कि जिंक अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो हमारा जिंक ऑक्साइड बनेगा, पर इस एजर्सन के लिए ये रीजन गलत होगा। कंफ्यूज हो रही ना थोड़ा, तो वही चीज कह रहे हैं कि जिंक यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे पहले एजर्सन को हमने पढ़ लिया था कि जिंक रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमें जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, हमने करके भी बताया। एजर्सन हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। रीजन में भी आप देखिए क्या कह रहा है, रीजन को अभी भूल जाइए, अभी सिर्फ इस स्टेटमेंट को पढ़िए। जिंक रिएक्ट करता है ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस करता है जिंक ऑक्साइड, तो ये सही बात है। जिंक अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। लेकिन ये जो रीजन गिवन है कि यहाँ पे जो जिंक सल्फेट फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई, वो इसलिए फॉर्म हुई क्योंकि जिंक ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट है, ये गलत बात हो जाएगी। ठीक है, एजर्सन के लिए ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन खाली ओनली अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए कि ये जिंक ऑक्साइड बनेगा तो ये यहाँ पे सही है। तो अब इसी के बेस में हम ऑप्शन को देखेंगे क्या कह रहा है। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, यानी पहला स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन जो है सेकेंड वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है एजर्सन को। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। यानी फर्स्ट सेकंड तो हमने भी बताया कि स्टेटमेंट सही है दोनों, लेकिन रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एजर्सन को, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड में क्या कह रहा है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन, तो ये सही हो जाएगा। फर्स्ट सही है, क्यों सही है, क्योंकि हमने बताया जिंक रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमारा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस जो कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये हमने प्रूव कर दिया था, यानी ये सही हो गया। यानी यहाँ पे फर्स्ट क्या है, ट्रू है। सेकंड भी ट्रू है, क्यों, क्योंकि जिंक रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ये भी सही है। लेकिन गलत क्या है कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्सन का, ये आप इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन, तो ये बिल्कुल सही बात है। यानी ये रीजन जो है ये एजर्सन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तभी जिंक ये आपका जिंक सल्फेट बना, जिंक सल्फेट नहीं बनेगा, यानी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ये रीजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी ऑप्शन को छोड़ दो। जब हमें ऑप्शन करेक्ट मिल गया तो फिर क्या करना है, फालतू के ऑप्शन को पढ़ने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 13 की तरफ। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, तो एक्चुअली आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, यानी जो ये केमिकल रिएक्शन गिवन है इसको हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन है, यानी यहाँ पर हमें फिल करना है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर आपका बेस गिवन है, क्या गिवन है, बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे प्लेस एम्प्टी है। इसके बाद ये आपका एरो है, इसके बाद यहाँ पे CH3COONA प्लस H2O। लेकिन हमने चैप्टर सेकेंड क्लास 10 में चैप्टर सेकेंड एसिड बेस चैप्टर में पढ़ रखा है कि जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन करते हैं तब हमें क्या मिलता है, लास्ट में वाटर मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बेस है, तो ऑब्वियस सी बात है इस प्लेस में क्या होना चाहिए, एसिड। तो आपको कुछ गेस हो रहा होगा, CH3COO से कुछ गेस हो रहा होगा, क्योंकि एक एसिड होता है इससे, कौन सा, CH3COOH नहीं, CH3COOH, ठीक है, हाँ वही एस्टिक एसिड। तो एस्टिक एसिड का ऑप्शन यहाँ पर कहीं पे गिवन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन बी पर, यानी ये आपका फिल्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप फिल कर दीजिए CH3COOH, ठीक है, यानी यहाँ पर जो H और इसका H मिल करके क्या बन जाएगा, वाटर यहाँ पे बना देगा। बाकी आपका CH3COO और Na यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब इसके बाद हमें क्या करना है,
यहाँ पर बैलेंसिंग चेक करना है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर H है और यहाँ पर H है, 2 H हैं और यहाँ भी कितना H है, 2H है, ठीक है। और यहाँ पे ये CH3 आपका सिंगल हो गया, C+O है, यानी एक कंप्लीट एक बैलेंस रिएक्शन है। तो ये हमारा 13 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं, यानी केमिस्ट्री का पार्ट ऑप्शनल से आपका ओवर हो गया। अब आप आ जाएंगे सब सेक्शन 3, यानी ये बायोलॉजी का पार्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रूट ऑफ एयर फ्लो ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी जब आप ब्रीथ इन करते हो यानी सांस अंदर की तरफ लेते हो तो किन पाथ को आपका जो एयर ब्रीथ लेने पर जो एयर है वो किन पाथ्स को फॉलो करता है, उसको यहाँ पर क्रम में लिखा हुआ है। एक सही क्रम में जो लिखा है उसी वही ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन ए की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, नसल चैम्बर। सबसे पहले नसल चैम्बर है, देन थ्रोट, ठीक है। नसल चैम्बर यानी जहां से एयर आपकी नाक से, नोस्ट्रिल के बाद नसल चैम्बर आएगा, तो वहां से एयर पास होकर कि थ्रोट यानी गले में आएगी, फिर फेरिनेक्स, ठीक है, फेरिनेक्स एंड देन ट्रैकिया, देन लंग्स। देखिए यहाँ पे अगर पहले फेरिनेक्स होता फिर आपका क्या आता, ये थ्रोट आता, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रोट पहले लिख दिया, फेरिनेक्स, क्योंकि फेरिनेक्स क्या थ्रोट से एबव होता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन में, नसल पासेस, नसल चैम्बर, नसल पासेस एंड नसल चैम्बर, देन आपका ट्रैकिया एंड फेरिनेक्स एंड वोकल एल्वियोली। तो आप यहाँ पर देख सकते हो नसल चैम्बर के बाद ट्रैकिया, डायरेक्ट ट्रैकिया, उसके बाद आपका फेरिनेक्स दे रहा है, जबकि फेरिनेक्स ट्रैकिया से पहला होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी में देखिए थ्रोट एंड नसल चैम्बर, थ्रोट देखो पहले गला बता रहा है फिर आपका नसल चैम्बर बता रहा है, यानी तो ये भी ऑप्शन आपका किसी भी प्रकार से सही नहीं है। ऑप्शन डी पे देखिए नसल चैम्बर, ठीक है, नसल चैम्बर हो गया, फिर फेरिनेक्स, बिल्कुल, यानी अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया आपका फेरिनेक्स होता है, थिक होता है, एंड फिर आपका थ्रोट यानी गला, देन ट्रैकिया, देन आपका एल्वियोली, यानी दिस ऑप्शन इज राइट for this question. And now come to question number 15, that is choose the correct option by the reading following statement and region। तो ये एक क्वेश्चन assertion and region वाला आ गया है। यहाँ पे थोड़ा सा region की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। अब इसके बाद आ जाइए इसमें, यहाँ पे लिखा है assertion the sex of the child is determined by the chromosome received from the father, यानी कह रहा है कि जो सेक्स है, सेक्स का यहाँ मतलब है लिंग, ठीक है, यानी जो पुरुष लिंग होता है या फीमेल का जो लिंग होता है वो किसी भी बच्चे का किस वजह से डिटरमाइंड होता है, क्रोमोसोम्स जो रिसीव होते फ्रॉम द फादर। तो बिल्कुल सही बात है, फादर की वजह से ही डिटरमाइंड होता है। क्यों? क्योंकि इसको समझ लीजिए क्रोमोसोम्स कैसे हुआ करते हैं। जो फीमेल एग सेल होता है वो आपका एक्स, उसमें एक्स क्रोमोसोम था, ठीक है, लेकिन जो मेल एक्सेल होता है, मेल एक्सेल उसमें एक्स एंड वाई दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्स एंड वाई। अगर इस एक्स यानी मेल सेल से जो स्पर्म सेल होते हैं उससे ये एक्स अगर फीमेल के साथ क्या करता है, डिफ्यूज करता है, तो आपका बनेगा एक्स एक्स। क्या बनता है? एक्स एक्स बनता है, जो कि गर्ल होती है, ठीक है। लेकिन अगर इस ये y सेल इस x के साथ क्या होता है, डिफ्यूज होकर के एक्स वाई बनाता है, यानी क्या बन जाता है, बॉय बनता है, ठीक है, यानी वही एक्स वाई यहाँ मेल में प्रेजेंट होते हैं। तो बिल्कुल फादर के जो एक्स सेल होते हैं उससे कौन सा क्रोमोसोम जाकर के फीमेल एक्स सेल के साथ डिफ्यूज होता है, उससे ही डिसाइड होता है कि वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। तो यहाँ पर assertion में given the sex of the child is determined by the chromosome received from the father, that's right। यानी अगर X क्रोमोसोम रिसीव होगा दैट्स मीन आपका क्या होगा, गर्ल होगी। अगर Y क्रोमोसोम रिसीव होता है तो क्या होता है, बॉय होगा। अब इसके बाद रीजन में देयर इज वन एक्स एंड वन वाई। क्या कह रहा है, एक एक्स एंड एक वाई क्रोमोसोम होता है इन ह्यूमन में, किसमें, मेल में। ह्यूमन मेल में एक्स एंड एक वाई सर, तो ऑलरेडी हमने बताया एक्स एंड वाई, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम्स होते हैं
जिसके वजह से आपका डिटरमाइंड हो पाता है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, यानी ये रीजन का स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, assertion and reason both are true, assertion and reason both are true, reason explain the assertion correctly। तो आप देखिए ये तो हमने पहले ही कर दिया कि ये क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है assertion reason both are true, reason explain assertion correctly। तो रीजन देखिए क्या कर रहा है, चूंकि x एंड y है, ठीक है, x एंड y है क्रोमोसोम इन ह्यूमन में, तो बिल्कुल सही बात है, ये एक्सप्लेन कर रहा है एक्स वाई सेल होने की वजह से ही ये डिसाइड हो पाता है, यानी ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एजर्सन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये गलत है भाई। एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये भी गलत है। एजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। तो ये दोनों सही है और रीजन क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है एजर्सन को। तो यानी हमारे क्वेश्चन 15 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, विच इज करेक्ट डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स फ्लो डायग्राम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आप देख सकते हो, जो इम्पल्स फ्लो का डायरेक्शन होता है वो इस डायरेक्शन, यानी कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान से देख लीजिए किस तरह से आपका इम्पल्स फ्लो करता है। तो आप देख पा रहे होंगे एरो इधर की तरफ बने हुए हैं और इम्पल्स कुछ इस तरह से आपको दिखाई देते हैं। तो इसलिए आपको क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द थायरोक्सिन। कौन सा स्टेटमेंट थायरोक्सिन के लिए सही नहीं है। तो आप देख सकते हो ये ऑप्शन गिवन है। सबसे पहला ऑप्शन है आयरन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द थायरोक्सिन। यही स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। यानी थायरोक्सिन के प्रोडक्शन के लिए यानी सिंथेसिस के लिए आयरन की कोई नीड नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। बाकी ये सारी चीजें नीड होती है फॉर द थायरोक्सिन। So for the 17th question, option A is right option. Now come to the question number 18. So show the student, look at the question number 18. State the correct sequence of A, B and C in the following diagram। यानी ये जो डायग्राम बना है इसमें हमें सीक्वेंस बताना है और ये डायग्राम सीड में प्रेजेंट जो कॉटिलेडोन होता है उसका ये डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कॉटिलेडोन में ये पार्ट जो होता है ए पार्ट, इसको हम प्लेमोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेमोल। और ये जहाँ पे इसको जो शो कर रहा है यानी पार्ट बी, यानी ये कॉटिलेडोन होता है और सबसे लास्ट में यहाँ पर जो होता है वो रेडिकल होता है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में हमें जो ऑप्शन गिवन होगा उसी को हम टिक करेंगे। यानी यहाँ पर आपका क्या हो गया, प्लेमोल, कॉटिलेडोन एंड रेडिकल। तो इस सीक्वेंस में कोई ऑप्शन दिख रहा है, प्लेमोल, कॉटिलेडोन एंड रेडिकल, यानी ऑप्शन बी आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है, ऑफस्प्रिंग व्हिच आर प्रोड्यूस फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव मोर सिमिलरिटीज बिकॉज। यानी ऑफस्प्रिंग व्हिच आर प्रोड्यूस, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें बहुत मोर सिमिलरिटीज, यानी मोर सिमिलरिटीज क्यों होती हैं। ऑप्शन में कह रहा हूं ओनली वन ऑफ द पेरेंट पार्टिसिपेट्स इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बिल्कुल यानी वन जो क्रोमोसोम से क्या करता है, पेरेंट सेल में वो पार्टिसिपेट करता है इनटू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा कह रहा है गेमेट्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है, गेमेट्स पार्टिसिपेट नहीं करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यानी ये दोनों ही ऑप्शन आपके पहले ही सही मिल गए हैं, बाकी ये फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही गलत हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बिफोर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। तो इस तरह से अब आपका ये दो स्टेटमेंट है, ठीक है, यानी ये दो स्टेटमेंट सही, बाकी ये दो स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो हमें यही दो स्टेटमेंट वाला आपको ऑप्शन यहाँ पे छांटना है। यानी ए में गिवन है फर्स्ट एंड सेकंड, यानी पहला ही सही है।
बाकी बी में फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, ये आपके ऑप्शन गलत हैं। यानी क्वेश्चन नंबर आप 20 में आइए, हु इज एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। तो फूड चेन आपने बेसिक क्लासेस से पढ़ रखा है। फूड चेन क्या होती है, यानी प्रोड्यूसर्स लाइक अ प्लांट क्या करता है, खुद अपना फूड प्रोड्यूस करता है। और फिर इसके बाद आपके आते हैं हर्बीवोर्स जो प्लांट को खाते हैं, एंड देन उसके बाद आता है कार्निवोर्स, एंड देन आपका आता है ओमनिवोर्स। तो यानी यहाँ पे किसको पूछ रहा है, थर्ड ट्रॉपिक लोग, यानी प्रोड्यूसर एंड हर्बीवोर्स देन कार्निवोर्स। इसलिए कार्निवोर्स का ऑप्शन जहां पर यानी यहाँ पर गिवन है, दैट्स मीन क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नाउ चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 21 की तरफ, देखते हैं क्या है। हाँ तो स्टूडेंट, हमने पार्ट ए में देखा 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन गिवन थे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और एक नंबर में थे, ठीक है। और उसमें 3 सेक्शन थे, ठीक है, 3 सब सेक्शन थे, सेम एज पार्ट बी में भी 3 सब सेक्शन है। और ये सभी क्वेश्चंस आपके 4 नंबर, यानी एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और वो 2 नंबर या 3 नंबर के हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका पेपर आएगा, जिसमें अब हम जा रहे हैं पार्ट बी को सॉल्व करने। पार्ट बी का पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, व्हाट इज विजुअल डिफेक्ट एंड राइट डाउन इट्स टाइप। यानी विजुअल डिफेक्ट्स क्या होते हैं और इनके हमें टाइप्स बताने हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले समझना विजुअल डिफेक्ट क्या होता है। तो विजुअल डिफेक्ट इज द डिफेक्ट व्हेन एनी पर्सन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली और क्लियरली, उसको हम बोलते हैं विजुअल डिफेक्ट। एंड दीज आर 3 टाइप, मायोपिया, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस, जबकि हाइपरमेट्रोपिया दूसरा डिफेक्ट होता है जिसको हम फार साइटेडनेस बोलते हैं। एंड एक और होता है वो है प्रेसबायोपिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 3 डिफेक्ट होते हैं, तो हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं विजुअल डिफेक्ट क्या होता है। तो विजुअल डिफेक्ट की डेफिनेशन, ठीक है, यानी सच अ डिफेक्ट इन विच पर्सन कैन नॉट see any object distinctly or clearly, यानी साफ सुथरे तौर पे वो नहीं देख पाता, तो उसको हम डिफेक्ट बोलते हैं। बेसिकली ये 3 टाइप से होते हैं। पहला है जो आपका है मायोपिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है, पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट बट नॉट फॉर ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसमें होता है, मायोपिया में होता है। जबकि अगर हम सेकंड बात करें हाइपरमेट्रोपिया की, हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर साइटेडनेस में क्या होता है, कोई पर्सन है कैन सी, जस्ट अपोजिट होता है मायोपिया का, कैन सी फॉर ऑब्जेक्ट बट नॉट नियर बाई, यानी पास का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएगा, जबकि दूर का ऑब्जेक्ट वो क्लियरली देख सकता है इन फॉर साइटेडनेस। जबकि शॉर्ट साइटेडनेस में पर्सन नियर बाई ऑब्जेक्ट देख सकता है बट नॉट फॉर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम थर्ड प्रेसबायोपिया की बात करें, प्रेसबायोपिया,
प्रेसबायोपिया में क्या होता है? प्रेसबायोपिया में जब कोई पर्सन ओल्डर हो जाता है, व्हेन समवन बिकम्स ओल्डर देन नेचुरली योर आईज बिकम्स वीकर, यानी आपकी आंखें क्या होने लगती हैं? वीक होने लगती हैं, जिसकी वजह से डिफेक्ट्स आने लगते हैं, यानी पर्सन ना ही पास का ऑब्जेक्ट देख पाता है ना ही दूर का ऑब्जेक्ट देख पाता है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया, यानी नेचुरली occurring defect, naturally occurring defect in older person naturally occurring defect in older person in which person cannot see object properly। समझ में आ गई बात? तो ये ओल्डर पर्सन में होता है प्रेसबायोपिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर पार्ट डी का पहला आपको समझ में आ गया हो। अब दूसरा क्वेश्चन इसी फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, पूछ रहा है व्हाई डू वी सी रैम्बो ओनली आफ्टर रेन, यानी रैम्बो सिर्फ हम बारिश के बाद ही क्यों देख सकते हैं। तो लाइट चैप्टर में एक टॉपिक था रिफ्रैक्शन, अगर आपने रिफ्रैक्शन अच्छे से पढ़ रखा है देन यू वुड हैव टू एबल टू understand this question, why rainbow form after having a rain, because of in refraction we all have to be studied, यानी हम रिफ्रैक्शन में पढ़ रखे हैं कि when any beam of light coming from light source, yani like a sun, yani कोई beam of light which is coming from the sun and enter any denser object, yani vacuum और air से हो करके enter into denser object, then it get bends towards the normal from its original path, यानी इसके ओरिजिनल पाथ से ये बेंड हो जाती है किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। और जब ये एग्जर्ट करती है, ठीक है, यानी वहां से इमर्ज होती है, देन फार अवे हो जाती है, फ्रॉम द नॉर्मल बेंड फार अवे, यानी दूर भग जाती है। तो इस तरह से हमने पढ़ रखा है रिफ्रैक्शन में, ठीक है। लाइक ऐसे ये कोई ग्लास ब्लॉक है और कोई बीम ऑफ लाइट कमिंग एंड एंटर इनटू दिस ग्लास, क्योंकि ग्लास इज डेंसर एज कंपैरिजन टू एयर, तो ये अपने पाथ से क्या हो गई? डेविएट हो गया, और ये नॉर्मल होता है हमारा, ये नॉर्मल हमने पढ़ रखा है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब ये इमर्ज होगी तो नॉर्मल से दूर भगती, यही हमने पढ़ रखा था, ठीक है। और इसके एक्सपेरिमेंट भी आई होप आपने देखे होंगे। तो इस तरह से सेम वर्क हैपन इनटू रेन, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स वर्क्स लाइक अ मीडियम व्हेन बीम ऑफ लाइट कम्स एंड फॉल इनटू दिस droplet which are suspended into air after having a rain, then this beam of light which is scattered into 7 color। न्यूटन ने बताया था कि पेज का एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कोई व्हाइट बीम ऑफ लाइट किसी मीडियम से होकर के क्या हो जाती है? स्कैटर्ड हो जाती है। तो वही चीज होता है, यानी उस व्हाइट बीम ऑफ लाइट में 7 कलर्स होते हैं जो कि विबग्योर के ऑर्डर में होते हैं, जस्ट लाइक वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह के ऑर्डर में आपका गिवन होता है। तो इस तरह से जब कोई बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, when beam of light passing through water droplet which are suspended into air, then this beam of light get scattered into 7 color bands, that is called Vibgyor and form rainbow, यानी rainbow form हो जाता है। तो सिंपल आप इसका आंसर देख सकते हो, when beam of light passing from water droplets which are suspended into air after having rain,
scattered into 7 color band. And form rainbow. यानी इस तरह से आप अपना आंसर लिख लेंगे, यानी रैम्बो फॉर्म कर देगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Why is a convex lens called a converging lens? बहुत सिंपल है, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, और इसको हमने अच्छे से पढ़ भी रखा है। यानी जब कोई बीम ऑफ लाइट पैरेलल कमिंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंटर फ्रॉम लेंस, लेंस से इंटर करेगी, वो क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट होकर के वो कहाँ जाती है, फोकस से पास होती है। फोकस से पास होने, यानी जब दो बीम ऑफ लाइट क्या होती हैं, पैरेलल आती हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस, तो आपस में कन्वर्ज हो जाती हैं। तो कन्वर्ज होने पर ही हम इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। यानी सीधा सीधा आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे। पहले समझ लीजिए, जैसे ये है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से जब कोई बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे आपका होता है F2, यहाँ पे F1 होगा, ये आपका होता है 2F1 और ये यहाँ पे होता है 2F2, लाइक ऐसे। तो जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो यहाँ से फोकस से होकर के पास होती है, यानी इसका जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है वो कहाँ पे होता है, फोकस पे होता है। तो ये आपस में कन्वर्ज हो गई, यानी दो आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज हो जाती हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो उसी कन्वर्जिंग पॉइंट की वजह से हम इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा आप आंसर इसमें लिखेंगे, when parallel beam when beam of light comes parallel to the principal axis after refraction by lens get converge at any point therefore convex lens is called converging lens। आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड में। Why the usage of convex lens and convex lens? Sorry, why नहीं? Write the usage of the convex lens and convex lens। यानी कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस कहाँ यूज होते हैं, तो आपने इसको भी पढ़ रखा होगा। कॉन्केव लेंस सबसे पहले आप देख लीजिए ये लेंस होते कैसे हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस तो आपने अभी देख लिया कैसा होता है, ठीक है। यानी कॉन्वेक्स लेंस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, बीच में मिडल में आपको थिक दिखाई देता है और साइड बाय साइड आपको क्या दिखाई देता है, थिन दिखाई देता है। जबकि जो आपका कॉन्केव लेंस होता है बीच में पतला दिखाई देता है और साइड बाय साइड आपको थोड़ा थिक दिखाई देता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा। इसका पहला जो यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस का, आपने टार्सिस में देखा होगा। टार्स में ये यूज होता है जो आपकी लाइट वगैरह में लेंसेज यूज होते हैं। इसके साथ साथ आई ग्लास जो होता है, किसी पर्सन को जब डिफेक्ट हो जाता है तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए आई ग्लास में इसको यूज करते हैं। तो दूसरा यूजेज इसका यहाँ पर हो जाता है। और somewhere you would have also seen like किसी स्कोप वगैरह में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके यूजेस लिख लेंगे। सेम एज कॉन्केव की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज इसका भी यूज होता है जब डिफेक्ट आ जाता है तो हम
आई डिफेक्ट होने पर आई लेंस के तौर पे इसको भी हम यूज करते हैं। दूसरा है हम इसको स्कोप में भी यूज करते हैं। तो इस तरह से आप इसके यूजेज आई होप कि आप लिख लेंगे, नहीं लिख पाएंगे तो प्रॉपरली आप और ज़्यादा सर्च करके पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया और सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं थर्ड का फर्स्ट, ये न्यूमेरिकल है, ये क्या है न्यूमेरिकल, और थर्ड का सेकंड ये भी दोनों न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे देखिए, a 4 ohm resistor is generating 100 joules of heat per second. Find the potential difference across the end of resistor. देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस R इक्वल टू गिवन है कितना 4 ओम, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है जनरेटिंग 100 जूल ऑफ हीट, यानी H इक्वल टू कितना गिवन है आपका 100 जूल गिवन है, एंड टाइम गिवन है T इक्वल टू आपका गिवन है 1 सेकेंड, ठीक है। और क्या फाइंड करना है, V फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है V। तो देखिए हीट और रेजिस्टेंस और टाइम के रिलेशन में एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, और वो फॉर्मूला कौन सा है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अब यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, करंट फाइंड कर लेंगे। अगर करंट हम फाइंड कर लेंगे तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले करंट फाइंड कर लेते हैं। तो करंट फाइंड करने के लिए हीट की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 100, और I स्क्वायर एज इट इज 4 इंटू टाइम कितना है 1, ठीक है। तो ये I स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना बड़ा, ये 4 1 जा 4 एंड 100 के अपॉन में आ जाएगा 100 अपॉन 4, यानी कितना होगा 25, यानी I इक्वल टू अगर हम इसको निकालेंगे तो कितना आएगा 5 एम्पियर। तो ये करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। इस तरह से हमने निकाल दिया। अब इसके बाद हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर। क्या पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर, ये पढ़ा है हमने, यानी रेजिस्टेंस भी हमें मालूम है, करंट भी मालूम है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। V इक्वल टू करंट की वैल्यू कितनी है 5 और ये कितना है 4, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है वोल्ट, ठीक है। इस तरह से हमें ये मिल जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल सेम तरह से ये न्यूमेरिकल भी आपका गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, कोई इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, टेक अ कांस्टेंट करंट ऑफ 5 एम्पीयर, इसमें करंट गिवन है, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन 30 सेकंड। यानी आपका सबसे पहले चीजें नोट कर लीजिए क्या क्या गिवन है। रेजिस्टेंस आपका गिवन है 20 ओम, 20 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है, एंड करंट कितना गिवन है, I इक्वल टू 5 एम्पियर गिवन है, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन 30 सेकंड, टाइम कितना गिवन है आपका T इक्वल टू 30 सेकंड। तो हमें पोटेंशियल भी आपका कुछ गिवन नहीं है, तो सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में हम सॉल्व कर लेते हैं, हीट के रिस्पेक्ट में। और पूछा है हीट ही कितना जनरेट होता है, तो हमारा होता है H इक्वल टू, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, I स्क्वायर RT, ये गिवन है आपका, ये फार्मूला होता है, इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिए, हीट निकल के आ जाएगी, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हीट ही फाइंड करना है। तो H इक्वल टू हो जाएगा, I की वैल्यू कितना है आपका 5 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस 20 गिवन है, और टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है 30 सेकंड, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, H इक्वल टू कितना, 5 5 जो 25 इंटू 2 3 जा 600 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई 25 6 जा कितना होता है 150, और ये आपका कितना, हीट की यूनिट क्या होती है जूल। इस तरह से ये हमारा हीट फाइंड हो जाता है, और ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट बी के 4th क्वेश्चन में। हाँ तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कह रहा है, व्हाई डू टू मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो टू मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन, यहाँ पे फील्ड्स होगा, फील्ड्स यानी टू मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं? तो रीजन, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन देयर विल बी इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्ट पॉइंट, ठीक है, दैट विल क्रिएट टू डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स पाथ, यानी दो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन का पाथ डिफरेंट क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से टू डायरेक्शन हो जाएगा और वो पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पर सीधा सीधा कहने का मतलब है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन के टू डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएंगे, ठीक है, और जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो बस वही आंसर आपको लिखना है कि इफ मैग्नेटिक fields line intersect to each other then there will be intersection point, intersect point and create two different fields path. That is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतना आंसर लिख देंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 4 का सेकंड देखें, क्या कह रहा है, वाइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो अभी दो कैरेक्टरिस्टिक तो यहीं से मिल जाएंगे जो ऊपर आपने आंसर दिया। पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन do not intersect each other. Second, magnetic field line have closed loop. ठीक, तीसरा, हाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तीसरा जो आप लिख पाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैव both magnitude and direction, यानी ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। अब इसके बाद हम थर्ड में आते हैं, व्हेन इज द फोर्स अप्लाइड ऑन अ करंट कंडक्टर लोकेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, यानी यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो फोर्स है, जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है किसमें, करंट कैरिंग कंडक्टर पे, जो कि लोकेटेड है कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड्स में, वो मैक्सिमम, वो फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। तो द फोर्स एक्सपीरियंस मैक्सिमम व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड्स एंड द करंट डायरेक्शन बोथ आर इन परपेंडिकुलर, अगर दोनों ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं तो वहां पर फोर्स क्या है, बढ़ जाता है। वही आंसर आप लिखेंगे, when the force experience maximum
when the direction of magnetic field and current are in perpendicular, मीन 90 डिग्री है ना। बस इतना आंसर आप छोड़ देंगे लिख करके, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर दो पार्ट में गिवन है। हम सारे क्वेश्चन आपको करना, आर के इधर वाले क्वेश्चन कर लीजिए, आर के ऊपर वाले क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। आपको इसमें आर लगने से आपको दो ऑप्शन हो जाता है कि आप किसी एक पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, उतने ही नंबर आपको मिल जाएंगे। हम आपको सारे क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करवाएंगे क्योंकि हो सकता है, हमने बताया कि 2-3 क्वेश्चन यहाँ से मॉडल पेपर से उठा करके या तो उससे मिलते जुलते होंगे या फिर डिट्टो उठा करके समटाइम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, इसलिए आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या गिवन है, हाउ डज फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, यानी सीधा सीधा फ्यूज का रोल पूछ रहा है। फ्यूज का रोल क्या होता है इनटू इलेक्ट्रिक पाथ, यानी आपके घरों में फ्यूज लगे होते हैं, आप सभी को पता है उसका रोल क्या होता है। तो सीधा सीधा फ्यूज क्या करता है, इलेक्ट्रिक पाथ को यानी सर्किट को ब्रेक कर देता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उसकी वजह से करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगता है तो उस सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो वही चीज आंसर आपको लिखना है, फ्यूज breaks the circuit if an object is fault in an object cause too much करंट फ्लो, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट में कोई फॉल्ट होता है और उसकी वजह से करंट बहुत ज्यादा फ्लो करने लगता है तो ये फ्यूज का काम होता है सर्किट को ब्रेक कर देना, जिसकी वजह से करंट आगे सप्लाई नहीं हो पाता है और अदर ऑब्जेक्ट्स आपके सेफ रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ के आर ऑप्शन पे जो सेकंड है वहां पर आप देखें क्या लिखा है, अंडर व्हाट कंडीशन इज अ परमानेंट मैग्नेट ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, वेरीफाई द आंसर बाय द ड्राइंग अ सर्किट डायग्राम। देखिए सोलेनॉइड को तो हमने बहुत अच्छे से समझाया था, सोलेनॉइड होता क्या है, और सोलेनॉइड यानी स्टार्टिंग में था क्वेश्चन, यहाँ पर और अच्छे से आप समझेंगे सोलेनॉइड होता क्या। तो सबसे पहले आप समझ ही लीजिए कि सोलेनॉइड होता क्या है। तो आपने क्या करना है, सोलेनॉइड पहले सोलेनॉइड कैसे बनाते हैं, तो आपको एक बैटरी लेनी है और 2 वायर लेना है, ठीक है, और एक रॉड लेना है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हो, यानी लाइक लोहे की रॉड आपको लेनी है। अब इसके बाद अब आपको करना क्या है, वायर को आप इसमें टर्न करके ऐसे ऐसे घुमा करके इसको लपेट दीजिए, यहाँ से स्टार्ट करिए और यहाँ तक इसको क्या कर देना है, लपेट देना है, ठीक है। लपेटने के बाद 2 तार यहाँ से जो निकलेंगे, एक को बैटरी के प्लस में और एक को निगेटिव पार्ट में इसको ऐड कर देना है, ठीक है। और जब आप करंट इससे फ्लो होने लगे, स्विच ऑन करने में करंट फ्लो करने लगेगा तो ये रॉड जो है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और जिसकी वजह से ये मैग्नेट की तरह वर्क करने लगेगा, यानी किसी भी मैग्नेट में या आयरन पीस ऑफ आयरन में आप इसको क्लोजली लाएंगे तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी लाइक अ परमानेंट मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। लेकिन अगर आप करंट सप्लाई बंद कर देते हो तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले सोलेनॉइड यहाँ से समझ लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ द डायग्राम, हाउ डज इट वर्क। सबसे पहले सोलेनॉइड देखिए कैसे होता है, हमें एक रॉड लेना है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होनी चाहिए,
लाइक ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक रॉड ले लो आयरन की, जो मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हो, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ सकती हो, ठीक है। और इसके बाद एक बैटरी, कोई बैटरी का सोर्स ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से मान लो एनोड कैथोड है, ठीक है। यहाँ से जब आप करंट यहाँ पर क्या करोगे, करंट को सप्लाई करोगे। इस वायर को सबसे पहले आपको कैसे रैप करना है आप यहाँ पे देख लो। इस तरह से आप समझ पा रहे हो कैसे इसको लपेटना है, और ये सर्किट यहाँ से ऐसे इसमें ऐड कर देना, ये नेगेटिव पार्ट है। यानी यहाँ से करंट फ्लो करेंगे तो ये आपका इस तरह से कुछ करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। राइट हैंड थंब रूल में आपने पढ़ा होगा, यानी अगर राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये अगर करंट का डायरेक्शन है, थंब क्या है, करंट का डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगी, ऐसे इधर की तरफ, ठीक है, ऐसे। यानी ये अगर आपका करंट का डायरेक्शन है तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। यानी अगर ये वायर ऐसे जा रहा है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे कुछ ऐसे चल रही होगी, ठीक है। तो आप समझ, और यहाँ पे जो रैप्ड है तो यहाँ पे मैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे वर्क करेंगे आप देख सकते हो, यहाँ से ऐसे, लाइक ऐसे ऐसे वर्क करेंगे, ठीक है। पैरेलल जाएंगे इनसाइड ऑफ, और यहाँ से ऐसे जाएगी और यहाँ से ऐसे निकलेगी, ठीक। तो इस तरह से आपने समझ में आ गया होगा कि सोलेनॉइड कैसे वर्क करता है। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, यही हमने पूरा प्रोसेस को समझाया है। आपको आंसर में कैसे लिखना है, तो पहले तो आपको ऐसे डायग्राम बना देना है, ठीक है, और उसमें पॉइंट्स लिखना है, पॉइंट्स लिखना है। पहला पॉइंट, डायरेक्ट फ्लो करंट, डायरेक्ट फ्लो करंट शुड बी डायरेक्ट फ्लो, ऐसे कर लो, करंट शुड बी डायरेक्ट फ्लो, एंड डायरेक्ट आपको करंट फ्लो करवा देना है। दूसरा है आपका जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो रॉड है, रॉड विच इज पास इनटू सोलेनॉइड, या यूज्ड हुई है सोलेनॉइड में, शुड बी मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट जो लिखना है आपको, थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ टर्न्स। टर्न्स का मतलब आप समझ गए, ये टर्न्स जो लपेटा है आपने, रैप किया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी लार्ज। इन कंडीशन पे आपका क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो स्टूडेंट हमने पार्ट बी का सब सेक्शन 1 सॉल्व कर लिया, और हम सॉल्व करेंगे सब सेक्शन 2, यानी ये केमिस्ट्री का पार्ट है। और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले 5th क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन गिवन है, इनके लिए बैलेंस इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। एंड इसके बाद किससे रिएक्ट कर रहा है, जिंक से, यानी एसिड मेटल और एसिड का रिएक्शन हो गया। क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस H2 फॉर्म हो जाएगी।
अब इसके लिए देखिए ये कंपाउंड सही होना जरूरी है। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है 2 पॉजिटिव और सल्फेट की 2 नेगेटिव, तो ये कंपाउंड सही है, ठीक है, इसमें कुछ चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये H2 सही है आपका। अब इसको बैलेंस करना है, जिंक यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर जिंक कितना है सिंगल है, SO4 यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे SO4 सिंगल है, हाइड्रोजन H2 है, हाइड्रोजन, यानी ये रिएक्ट आपका जो इक्वेशन है ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। अब इसके बाद है सेकंड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन, यानी मैग्नीशियम के साथ Mg के साथ किसका रिएक्शन किया गया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और क्या फॉर्म होगा, यानी ये भी क्या है मेटल और एसिड का रिएक्शन है, तो मैग्नीशियम MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव होती है, कंपाउंड मेकिंग आपको आना चाहिए। कैसे बनता है, बैलेंसी से बनता है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 ऐसे लिखेंगे, Cl की वैलेंसी 1 ऐसे होती है, और इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो MgCl2 आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो MgCl2 फॉर्म हो गया, प्लस लास्ट में आपका क्या निकल के आएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, डायटोमिक फॉर्म पे हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब देखो यहाँ पे बैलेंस करने की नीड है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है डबल है, तो इसको डबल करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे जब हाइड्रोजन को डबल से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्लोरीन भी डबल हो गई, जो कि यहाँ पे क्लोरीन ऑलरेडी डबल थी, तो इस तरह से हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। बहुत सिंपल इक्वेशन है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड में, नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया, यानी नाइट्रोजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होती है और हाइड्रोजन क्या होती है हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होती है, यानी N2H2 जब हमें कंबाइन होगा तो क्या फॉर्म होगा NH3, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अमोनियम और अमोनिया दोनों में फर्क है, अमोनियम जो होता है NH4 होता है, अमोनिया NH3 होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब ये हमने ऐसे लिख लिया इक्वेशन। अब बैलेंस कर लेते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है बेटा 2 है, पर यहाँ पर कितना है सिंगल है, तो इसका हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 2 3 6 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे कितना है 2 ही है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर 3 2 6 हाइड्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन 2 है, ये इक्वेशन आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब चौथे इक्वेशन को देख लेते हैं, क्या करें, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। क्या होता है H2S, जब इसको हम रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एयर में क्या सीधा सीधा ऑक्सीजन से क्या कर जाएगा, ये रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंस होती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म कर रहा है वाटर यानी H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ये फॉर्म कर रहा है। इसके लिए हमें बैलेंस इक्वेशन लिखना है, तो सबसे पहले देखेंगे इसको बैलेंस करने के लिए इजिली आप नहीं करेंगे हिट एंड ट्राई या डायरेक्ट आप ये वाला मेथड ABCD मेथड यूज कर लीजिए इसको बैलेंस करने के लिए। इसको हम कर लेते हैं A, इसको B, इसको C। जब बैलेंस ना हो तो आपको ये मेथड यूज करना है, ध्यान से देख लीजिए, C एंड D ये मेथड हम यूज करेंगे। यहाँ पर हम इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यानी हाइड्रोजन अलग लिखेंगे, ऑक्सीजन अलग लिखेंगे और सल्फर अलग लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर तीन ही चीजें यहाँ पे, 3 एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट है। यानी हाइड्रोजन A में कितना है आपका 2, तो 2A प्लस B में कितना है आपका नहीं है, हाइड्रोजन C में इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस एरो के लिए इक्वल लिखेंगे 2C, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 क्रिएट हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है B पे है डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 2B, और C में कितना है आपका 1C प्लस D में कितना है आपका 2D, इस तरह से ये इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा आपका, ठीक है। सल्फर को चेक करिए, सल्फर कितना है आपका, सल्फर आपका बनेगा A में कितना है बेटा सिंगल, यानी A, B में नहीं है, C में नहीं है, D में डायरेक्ट कितना है सिंगल, A इक्वल D, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। देखिए कौन सा लेटर सबसे ज्यादा टाइम यूज हुआ है, तो A 2 टाइम है, B आपका सिंगल टाइम है, C आपका 2 टाइम है, D आपका 2 टाइम है। तो जो 2 टाइम आपका A है, 2 टाइम B है, 2 टाइम, तो हम A को मान लेते हैं 1, ठीक है, A को 1 मान लेते हैं, और जो मैक्सिमम होता है उसे हम क्या मान लेते हैं A, लेकिन यहाँ पे तीनों ही क्या है मैक्सिमम है, ठीक है, तो हम किसी एक को फिर क्या करेंगे 1 मान लेंगे, और इसको हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें D की वैल्यू, इसको डायरेक्ट इसमें पुट कर दिए तो D की वैल्यू मिल जाएगी, तो D इक्वल टू 1, यानी A के प्लेस में अगर हम 1 पुट करेंगे तो D की वैल्यू हमें कितने मिल गई 1 मिल गई।
अब टी की वैल्यू हम ए एंड टी हमें मालूम हो गया, यहाँ से सी की वैल्यू भी निकल आएगी 2 इंटू 1 इक्वल टू 2c, तो यहाँ पे 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो यानी c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी c की वैल्यू भी कितनी आएगी 1। अब हम निकाल लेते हैं इसको, यानी हमें c और d की वैल्यू अगर पुट कर दे तो हमारी d की वैल्यू निकल आएगी, तो 2d इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है बेटा 1 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू कितनी है हमारे 1, तो 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 1 जा 2, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, यानी ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन में, मल्टीप्लाई एक 1 है तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई, यानी 1 का मल्टीप्लाई से कोई मतलब नहीं है, 1 को मत ही लिखो तो सही है। इसके बाद b में कितना है आपका 3/2, इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 3/2, और c में कितना है आपका 1 तो छोड़ दो इसको, d में भी कितना है 1 छोड़ दो। अब इस तरह से हमारा आ गया। अब इसमें इस तरह से कर लीजिए क्योंकि अपॉन में 2 है, इस अपॉन में 2 को हटाने के लिए जितना डिनोमिनेटर में है उतने से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा। कितना हो जाएगा 2s2s प्लस 2, यहाँ से इसको हटा देगा तो सिर्फ क्या, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिनोमिनेटर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3o2 एंड 2s2o प्लस 2sO2, यानी ये आपका बैलेंस इक्वेशन निकल के आएगा। 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, 3 2 6 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एंड 2 2 4 6 ऑक्सीजन। सल्फर कितना है 2 सल्फर है एंड 2 सल्फर, तो इस तरह से इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, यानी रीजन देना है। यहाँ पर क्या लिखा है, प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स। आप सभी को पता है ऑर्नामेंट्स जो हम पहनते हैं वो गोल्ड सिल्वर और प्लैटिनम इन्हीं का होता है। क्यों होता है, तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, रीजन होता है, चूंकि सिंस दीज गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्लैटिनम हैव डक्टिलिटी, ठीक है। पहला होता है लस्ट्रस, यानी ये क्या होते हैं शाइनी होते हैं, तो ये सारे पार्ट्स आपको बना करके लिख देना है। लस्ट्रस होते हैं यानी शाइनी होते हैं, डक्टिल होते हैं, यानी डक्टिल होने का मतलब होता है कि इसको कितना भी थिन आप पतला कर दो ये टूटेगा नहीं, ठीक है। और दूसरा तीसरा होता है मैलेबल। मैलेबल कितना भी आप इसको मोड़ो तोड़ो, कितना भी लपेट दो, ये क्या हो जाएगा टूटेगा नहीं। समझ में आ गई, जैसे लकड़ी को अगर आप मोड़ोगे तो क्या हो जाएगा टूट जाएगा, लेकिन गोल्ड को अगर आप पतला भी कर दो और मोड़ते जाओ तो क्या होगा ये टूटेगा नहीं, ठीक है। इसलिए ये मैलेबल है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से अगर ऑर्नामेंट से आप सोचिए जरा, अगर वो मुड़े नहीं, ठीक है, टूट जाए मोड़ने पर, तो कहीं ना कहीं दबाव में क्या होगा, मोड़ने पर ही टूट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, आपका दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसीलिए इनको हम एज ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं क्योंकि इनमें ही ये प्रॉपर्टी होती है जो हमने अभी बताया। दूसरा सेकंड है कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में इनको सबसे पहले हम ये दो चीजें जो कार्बोनेट एंड सल्फाइड है इनको हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड्स में। बेसिकली दिस प्रोसेस को हम, इस पूरे प्रोसेस को जो चीज लिखा है इसको हम कैल्सिनेशन बोलते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस। यानी कैल्सिनेशन प्रोसेस में ही हम कार्बोनेट एंड सल्फाइड को एक्सट्रैक्ट करने से पहले हम इसको इसके ऑक्साइड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। क्यों कन्वर्ट करते हैं, आप वही रीजन हमें देना है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ही पूछा गया है, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो फॉर द एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे आंसर ध्यान से सुनिए, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड सल्फाइड फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड बिकॉज it is easier to extraction of metal from its oxide, यानी ये जो मेटल है आपके कार्बन एंड सल्फर यही मेटल निकलेंगे, ठीक है। तो मेटल इट इज कार्बोनेट में मेटल मतलब कि कार्बोनेट और सल्फाइड में जो प्रेजेंट मेटल होंगे, ठीक है, सल्फर नहीं, सॉरी बाय मिस्टेक बोल दिया, यानी सल्फाइड और कार्बोनेट जिन मेटल्स में ऐड होंगे तो उनको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम मेटल को क्या करते हैं, इजीली निकाल पाएंगे। तो सीधा सीधा हम लिखेंगे टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कार्बोनेट एंड सल्फाइड first we convert into oxide because it is easier to extract of metal from its oxide rather than
फ्रॉम इट्स कार्बोनेट एंड सल्फाइड। ठीक है, यानी जैसे अगर हम बात करें कोई मेटल है, ठीक है, जो सल्फाइड के साथ ऐड है, ठीक है, कोई मेटल है जो सल्फाइड के साथ ऐड है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम को निकालने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट अगर कैल्शियम को आप निकालना चाह रहे हो तो ये बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो फर्स्ट इसको आप क्या करिए, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ से इजी हो जाएगा निकालना, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। दूसरा जैसे सल्फाइड है, कैल्शियम सल्फाइड अगर बात करें तो ये क्या है, यहाँ से कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा डायरेक्ट अगर हम निकालें थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है, इसलिए इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑक्साइड के साथ इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम मेटल को इजीली निकाल पाते हैं। तो सीधा सीधा आपको रीजन यही देना है आंसर में कि इट इज ईजियर extract metal from its oxide rather than sulfide and carbonate। तो आई होप कि आप आंसर समझ गए होंगे, ठीक है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट हम देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रही हैं। तो सबसे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, ठीक है, 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट किया जाता है या फिर गेन किया जाता है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या गेन नहीं किए जाते, इसमें एलिमेंट्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो वही चीज हमें यहाँ पे लिखना है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम हो गई थी, मेमोरी प्रॉब्लम। बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एलिमेंट्स फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपने समझ लिया। प्रॉपर्टी जो होती है कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और डिसॉल्विंग कोवेलेंट कंपोनेंट यानी कंपाउंड, यहाँ पे कंपाउंड है, ठीक है। On dissolving covalent compound into water do not gives ions, आयन नहीं देता है। IUPAC नेम में आप देख लीजिए क्या है, 3 कार्बन है, यहाँ से 1 2 3 कार्बन है, जिसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रो। सिंगल बॉन्ड से बना है इसलिए यानी फंक्शनल ग्रुप कौन सा, एल्डिहाइड ऐड है। तो एल्डिहाइड के लिए जो आपका नॉमेनक्लेचर ऐड होता है वो एल ऐड होता है, इसलिए प्रोपेनल बन जाएगा। सेम एज यहाँ पे कार्बन की बात करेंगे तो 1 2 3 यानी प्रोप यहाँ भी होगा। और यहाँ पे आपका कीटोन ऐड है, क्या ऐड है, कीटोन। तो इस कीटोन के लिए इससे हमने ये बनाया है, ठीक है, आपको सिर्फ इतना गिवन रहेगा। तो कीटोन के लिए आपका सिंगल बॉन्ड तो एन ही होता है, लेकिन ये नहीं लगाएंगे। और कीटोन के लिए जो नॉमेनक्लेचर होता है वो एन ही यानी प्रोपेनल। अब इसके बाद राइट शॉर्ट ऑन द नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स इनटू फूड,